करने वाले हैं ऑप्टिक्स की। हमने लास्ट वीडियो में ऑप्टिक्स का बेसिक पढ़ा था, जिसमें लाइट के बारे में हमने बात की थी। लाइट के नेचर के बारे में बात की थी, लाइट सोर्स कैसा होता है इस बारे में बात की थी, उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती ट्रांसमिशन में, ये हमने बात की थी। आज हम शुरू करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का फर्स्ट पोर्शन, विच इज रिफ्लेक्शन। देखिए, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम दो चीजें मेनली पढ़ने वाले हैं, एक रहेगा रिफ्रैक्शन, एक रहेगा रिफ्लेक्शन। क्या डिफरेंस है दोनों का, इस बारे में बात कर लेते हैं। कि एक कोई मीडियम सेपरेशन है, मान लीजिए ऐसा एक मीडियम सेपरेशन है, इस तरफ मीडियम 1 है, इस तरफ मीडियम 2 है, ऐसा आप मान लेते हैं। ठीक है, मीडियम 1 मीडियम 2 मतलब लेट्स से दिस इज एयर और इसके नीचे यहाँ पे वाटर है, ऐसा आप मान लीजिए। ठीक, तो जब लाइट रे इस पे इंसिडेंट होगी, इस मीडियम सेपरेशन की जो बाउंड्री है इस पे जब आएगी, तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं। एक तो ये कि लाइट यहाँ से टकरा के वापस इधर चली जाए, इधर से आई थी और टकरा के सेम मीडियम में फिर से चली गई। देखिए, आई थी एयर में, बाउंड्री से टकराई, फिर से एयर में ही चली गई, तो ऐसे को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। इस प्रोसेस को बोलेंगे रिफ्लेक्शन, इस इवेंट को। ठीक है, और अगर ये इसके अंदर आ जाती है और अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, तो इसको मैं बोलूंगा रिफ्रैक्शन। क्या बोलूंगा? रिफ्रैक्शन। भाई, इसको जाना था इधर, अगर ये स्ट्रेट चलती तो इधर चलती, लेकिन अपने पाथ से डेविएट हो गई, तो ये जो इवेंट हुआ इसे बोला जाएगा रिफ्रैक्शन। क्लियर है बात? तो ये दो मेनली हम पढ़ने वाले हैं अपने पूरे इस चैप्टर में। आज शुरू करते हैं अपन रिफ्लेक्शन से। ठीक है, तो चलिए। रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, ये हमारा आज का अभी का टॉपिक रहेगा। लंबा टॉपिक है, लगभग 4-5 लेक्चर्स में चलेगा। तो रिफ्लेक्शन, जैसा कि डेफिनेशन में बताया कि when a light ray reflects back into the same medium, the phenomenon is called as reflection. ठीक है, अब इसके कुछ लॉ हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, उन लॉज की बात करते हैं। जो लाइट रे आ रही है, देखिए, जो बाउंड्री है जिससे रिफ्लेक्ट हुई, जो सरफेस है जिससे रिफ्लेक्ट हुई, उसे बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो कि आपका मिरर होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे वो रे जो इस सरफेस पे आई, टकराने के बाद जो रे चली गई यहां से, उसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और जितने भी एंगल्स देखे जाते हैं वो देखे जाते हैं इस नॉर्मल से। नॉर्मल किसका है? ये सरफेस का नॉर्मल है। ठीक है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, सरफेस का नॉर्मल। ठीक, यहां से दो एंगल देखे जाते हैं, एक होता है आई, दूसरा होता है आर। ये जो आई एंगल है इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये किस किस का बीच का एंगल है? ये है इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का। ऐसे ही एंगल आर जो है वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वैसे बोल, ये किस किस के बीच का एंगल है? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। तो एक बात तो समझ में आ गई कि एंगल जब भी देखना है अपने को नॉर्मल से देखना है। इंपॉर्टेंट बात है, कई बार छोटी सी गलती हो जाती है कि अपन सरफेस से एंगल देख लेते हैं, वो नहीं करना है, हमें एंगल देखना है नॉर्मल से। ठीक है, तो आई एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल भी बोल देते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल आर हो गया, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये इसका पूरा डायग्राम बनता है। अब इसके जो लॉ है वो क्या कहते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वो ये कहते हैं, पहला लॉ, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, मतलब आई इज ऑलवेज इक्वल टू आर। एक तो ये बात, ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, एंगल नॉर्मल से लिए जाते हैं। ठीक है, और दूसरी बात कि ये जो तीन लाइनें आपको यहाँ दिख रही है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में होती हैं। ये पूरा 2D स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जो पूरा डायग्राम है 2D डायग्राम है, एक प्लेन में ये सारी चीजें रहेंगी। ठीक, लिख सकते हैं कि इंसिडेंस रे, नॉर्मल
and reflected ray are in one plane, are in the same plane लिख लेते हैं, ठीक है इसे, are in the same plane। क्लियर बात? ये दो लॉज हैं रिफ्लेक्शन के, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अच्छा, कई बार इस पे मैथमेटिक्स में क्वेश्चन आ जाता है, अक्सर जेई वालों के लिए, नीट वालों के लिए तो मुश्किल ही है, जेई वालों के लिए क्वेश्चन ऐसा आता है कि वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल या रिफ्लेक्टेड रे, इनमें से किसी दो की इक्वेशन आपको दे देते हैं, ठीक है, आई जे में दे देंगे या एक्स वाई में इक्वेशन आपको दे देंगे, पूछेंगे तीसरी की इक्वेशन बताइए क्या होनी चाहिए, ऐसा ऑप्शन दे देंगे। तो उसको कैसे सॉल्व करें? उसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि आप इन तीनों का डिटर्मिनेंट 0 कर दीजिए। जब तीन लाइंस एक प्लेन में होती हैं तो मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, शायद आप पढ़ेंगे वेक्टर 3D में, जब आप पढ़ेंगे तो बात करेंगे कि जब तीन लाइंस एक प्लेन में होती हैं तो उनका डिटर्मिनेंट 0 किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बात जेई वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस पे बन जाता है कभी कभी क्योंकि मैथ्स से रिलेट होता है, तो ध्यान रखिएगा, इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं डिटर्मिनेंट 0 करके, ठीक बात है। चलिए, तो इस पे बेस्ड बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं, ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखो कैसे करने हैं। आई इक्वल टू आर, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ऐसा कि एक जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो स्फेरिकल सरफेस है, ऐसा। अच्छा, ये जो लॉ है किसी भी सरफेस के लिए वैलिड है, यहाँ पर ने प्लेन सरफेस बना रखा है लेकिन ने वैलिड फॉर ऑल सरफेसेस, ये आप लिख सकते हैं, वैलिड फॉर ऑल सरफेसेस। जहां भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, चाहे वो प्लेन सरफेस है, चाहे वो स्फेरिकल सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है, कैसी भी सरफेस हो, ये हमेशा वैलिड है। तो आप चाहें तो इसे एक रैंडम सरफेस बना के ऐसे भी बना सकते हो कि कोई भी रैंडम सरफेस है, यहाँ पे अगर ये इसका नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो यहाँ भी आई इक्वल टू आर होगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। रे इधर से आई, इधर गई, ऐसा कोई भी रैंडम सरफेस पे भी ये वैलिड है, जहां रिफ्लेक्शन होगा ये वैलिड रहेगा। चलिए, तो आपका क्वेश्चन है ऐसा कि एक स्फेरिकल, इसे फिर से बनाते हैं, एक स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ऐसा, ठीक है। और ये जो अंदर मैं बना रहा हूँ इसका मतलब है कि इस तरफ लाइट नहीं आएगी, लाइट जो आएगी इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, इसे पॉलिश करना कहते हैं। जैसे आप अगर मिरर देखेंगे अपना, घर पे कोई मिरर है तो मिरर के पीछे की साइड अगर देखें तो उस पर एक पॉलिश होती है, सिल्वर पॉलिश होती है, या दूसरी पॉलिश कर सकते हैं जिससे कि रिफ्लेक्टिंग बनता है, ठीक। तो ये जो मैंने हैचिंग की है इसका मतलब है कि इस तरफ पॉलिश है, इस तरफ लाइट नहीं है इंसिडेंट होगी, लाइट इसके अपोजिट पे इंसिडेंट होगी। तो जो लाइट आ रही है ये इसका सेंटर है और यही आपको ओरिजिन भी दे रखा है, रेडियस इसकी आर दे रखी है। जो लाइट आई वो यहाँ पे आई कहीं पे, इस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट है हॉरिजॉन्टल एकदम, ठीक है। और बोला गया कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये वर्टिकल चली गई, क्या हुआ, सॉरी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये वर्टिकल हो गई। तो आपसे पूछा गया इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताइए, फाइंड x, y इफ आफ्टर रिफ्लेक्शन द लाइट रे बिकम्स वर्टिकल, ये आपका क्वेश्चन है, बस इतना ही दे रखा है आपको। बताइए इस एक्स वाई के कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए कि जब लाइट इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो तो ये वर्टिकल हो जाए। क्लियर है क्वेश्चन? कैसे कैलकुलेट करें? तो आसान सा तरीका है वो ये कि हमें पता है कि जब रिफ्लेक्शन होता है तो आई इक्वल टू आर होता है। अब आई और आर कहाँ से मेजर करते हैं? मेजर करते हैं हमेशा नॉर्मल से। तो यहाँ पे मैं अगर नॉर्मल बनाऊं तो मुझे पता है कि जो भी नॉर्मल इस सरफेस पे होगा वो रेडियल होगा, क्योंकि एक स्फीयर के लिए जो रेडियस होती है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट टू द सरफेस। तो ये जो नॉर्मल आ रहा है वो रेडियल डायरेक्शन में आएगा, ये बात तो कंफर्म हो गई, ठीक है। अब अगर ये हॉरिजॉन्टल आया और वर्टिकल हो गया तो टोटल एंगल कितना बना? 90 डिग्री। और क्योंकि आई इक्वल टू आर होता है तो क्या ये एंगल 45 डिग्री होगा और ये एंगल भी 45 डिग्री होगा? यस, क्योंकि आई इक्वल टू आर है। अगर ऐसा है तो अब तो आराम से आपके पास आ गए कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि अगर वो एंगल 45 डिग्री है तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा हॉरिजॉन्टल के साथ। रेडियस आपको पता है
45 डिग्री एंगल आपको पता है कि आप कंपोनेंट्स ले सकते हैं, एक्स कॉमा वाई आपको निकालना है। क्लियर है? अब सिचुएशन ऐसी है, ये एक ट्राइंगल आप यहाँ बना सकते हैं ऐसा, ये रेडियस आर है, ये पॉइंट 0,0 है, ये एंगल 45 डिग्री है, ये जो डिस्टेंस है ये एक्स है, ये डिस्टेंस वाई है, ये आपको कैलकुलेट करनी है। तो एक्स क्या लिखेंगे आप? एक्स लिख सकते हैं cos 45 डिग्री, आर cos 45, फिर माइनस में आएगा, क्यों? क्योंकि ओरिजिन से पीछे की तरफ चल रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, तो माइनस आर बाई रूट टू। वाई कितना आएगा? आर साइन 45 डिग्री, और ये क्योंकि ऊपर चल रहे हैं तो पॉजिटिव ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये आएगा आर बाई रूट टू। तो आपका जो एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट आ गए वो आ जाएंगे माइनस आर बाई रूट टू कॉमा आर बाई रूट टू। कोई दिक्कत इस पूरे में? कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन? पक्का? चलिए, तो एक क्वेश्चन अब आप कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने इसी सेटअप में, अगर रिफ्लेक्टेड रे इज एट 60 डिग्री तो बताइए, अगर रिफ्लेक्टेड रे 60 डिग्री पे चली गई है तो बताइए एक्स कॉमा वाई कितना होना चाहिए। ठीक है, अभी ये 90 डिग्री पे गई थी, अभी 60 डिग्री पे गई है, तो बताइए एक्स कॉमा वाई कितना होना चाहिए। ठीक है, बताइए कैसे करेंगे? सेम सेटअप, अगर इधर से रे आई है और बोला गया है कि इस बार वो 60 पे चली गई, तो वो इधर कहीं चली गई, इसका मतलब ऐसा है, इस डायरेक्शन में कहीं गई है। और अगर ऐसा कहीं गई है तो नॉर्मल हमें पता है, नॉर्मल बनेगा अभी भी यही रेडियल डायरेक्शन में यहाँ से। ठीक है, इस बार एंगल कितना होगा? क्योंकि एंगल टोटल 60 दे रखा है तो ये 30 होगा, ये भी 30 होगा, इसका मतलब ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। क्या आपको पॉइंट्स मिल गए एक्स कॉमा वाई से? एक्स आप लिखेंगे माइनस आर कॉस 30 डिग्री विच इज √3/2, तो माइनस √3/2 आर, एंड वाई आप लिखेंगे आर साइन 30 डिग्री विच इज r/2। तो ये आपके दोनों एक्स और वाई पॉइंट्स आ जाएंगे। कोई खास बात इसमें? कर सकते हैं, कोई भी एंगल आपको दे रखा हो आप आराम से यहाँ से ऐसे किया जा सकता है। क्लियर है क्वेश्चन कैसे करना है ये वाला? चलिए, एक और क्वेश्चन कीजिए। इस बार आपको एक स्फीयर ना देके एक पैराबोला दे दिया, बोला गया कि एक पैराबोला है ऐसा, ठीक है, और इस पैराबोला का अंदर का जो सरफेस है वो पॉलिश किया हुआ है, मतलब रिफ्लेक्टिंग लाइट जो आएगी वो लाइट इंसिडेंट बाहर से होगी, वहीं से रिफ्लेक्ट होगी। बोला गया कि लाइट आई यहाँ पे ऐसी, और यहाँ से चली गई वर्टिकल इस डायरेक्शन में। फाइंड एक्स कॉमा वाई इफ द रे बिकम्स वर्टिकल आफ्टर रिफ्लेक्शन। और इस पैराबोला की जो इक्वेशन आपको दे रखी है वो दे रखी है, इक्वेशन इज x इक्वल टू वाई स्क्वायर। ऐसी इक्वेशन आपको गिवन है, पूछा गया आपसे एक्स कॉमा वाई। अब कैसे करेंगे? अब कैसे करें? फिर से वही बात कि भाई अगर यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ है मतलब नॉर्मल टू द सरफेस होना चाहिए, एक नॉर्मल बनेगा यहाँ पे। और क्योंकि देखो टोटल एंगल 90 है यहाँ भी, तो जो नॉर्मल बनेगा क्या वो नॉर्मल 45 डिग्री वाला बनेगा? यस, क्योंकि दोनों एंगल 45 45 हैं, टोटल 90 हमें दे रखा है। तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ जो नॉर्मल बन रहा है वो 45 डिग्री एंगल पे ऐसा बन रहा है। अगर मैं इस पे एक टेंजेंट बनाना चाहूँ तो देखो टेंजेंट कैसी बनेगी? टेंजेंट बनेगी कुछ ऐसी, और ये टेंजेंट का एंगल कितना होगा यहाँ से? ये एंगल कितना होना चाहिए? क्या ये एंगल भी 45 डिग्री होगा? भाई हमें पता है कि ये अगर 90 डिग्री है, देखिए ये नॉर्मल है इस टेंजेंट के, तो ये एंगल टोटल 90 डिग्री है, ये आधा एंगल 45 है, तो बचा हुआ एंगल भी 45 होगा, ये वाला एंगल भी 45 होगा। और अगर ये एंगल 45 है तो आप z से बोल सकते हैं ना कि ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। तो ये 45 डिग्री एंगल हमें मिला, और हमें पता है कि टेंजेंट टेंजेंट इज गिवन बाय dy/dx। क्लियर है बात? तो बस यहाँ से आप पता चल गया। इसका स्लोप जो है, स्लोप आपको दे रखा है 1045 डिग्री, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ dy/dx इक्वल टू 1045 इज 1। dy/dx अगर इसको सॉल्व करें तो कितना आता है? x इक्वल टू वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करें तो इधर आएगा dx इक्वल टू 2y dy
ऐसा लिखा जा सकता है। यहाँ से dy बाई डी एक्स अगर लिखूंगा मैं, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये मिला, dy बाई डी एक्स कितना लिखा जाएगा, इज इक्वल टू 1/2y। और क्योंकि dy बाई डी एक्स आपको 1 दे रखा है, मैं इसको यहाँ पुट करता हूँ तो ये हो गया 1। यहाँ से आपको y मिला 2 के बराबर, नहीं y मिलेगा आपको हाफ के बराबर, y हाफ मिल गया। इस y को आप यहाँ पुट कीजिए, x कितना मिल रहा है 1/4 के बराबर। ये आपकी वैल्यूज मिल गई दोनों। क्लियर है? तो अगर जैसे स्फीयर था, स्फीयर में तो हमें सीधा सीधा पता है कि जो नॉर्मल होता है वो हमेशा सेंटर से पास होगा, वो रेडियल डायरेक्शन होता है, तो वहां कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन अब पैराबोला, उसमें तो ऐसा कोई फिक्स सीन था नहीं नॉर्मल का, तो यहाँ हमें स्लोप से देखना पड़ा। तो अगर ऐसा कोई कर्व आ जाए जहां पे नॉर्मल हमें नहीं पता होता है या वेरी करता है, वहां पे आप स्लोप से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन आप कीजिए। इस बार जो रे है वो डेविएट हुई है बाई 60 डिग्री, ये आपका क्वेश्चन है। सेम सेटअप पैराबोला, यही इक्वेशन बोला गया कि इफ रे डेविएट्स बाय 60 डिग्री, तो देखो यहाँ पे एक वर्ड आया डेविएट। डेविएट करना मतलब अपने एक्चुअल पाथ से 60 डिग्री वो चली गई, इसको बोलते हैं डेविएशन। ठीक है, अगर एक्चुअल पाथ ऐसा है, इस डायरेक्शन में आ रही है, और टकराने के बाद अच्छा यहाँ कहीं और टकराई ऐसा, और यहाँ से अब वो 60 डिग्री डेविएट हुई है, इसका मतलब ये कि वो जाती इस तरफ, अगर ये पाथ नहीं होता वो इस तरफ जाती, लेकिन डेविएशन की वजह से अब वो यहाँ कहीं चली गई है, और ये जो एंगल है इसको बोलते हैं डेविएशन डेल्टा, और ये आपको दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, एक्चुअल पाथ से कितना डेविएशन मतलब कितना एंगल टर्न हो गई वो अब नए पाथ पे। क्लियर? तो यहाँ आपको ये बोला गया है कि जो डेविएशन है वो 60 डिग्री है फॉर द सेम डायग्राम। अब आप बताइए कितना होगा। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पे जो डेविएशन 60 डिग्री है, इसका मतलब ये बचा हुआ एंगल कितना है? क्या ये एंगल है 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, मतलब 120 डिग्री। पक्की बात? सोच लो ध्यान से, है ना? फिर से बता देता हूँ, डेविएशन मतलब एक्चुअल पाथ से अब कहाँ चली गई है, इसको बोलते हैं डेविएशन। एक्चुअल पाथ था इस डायरेक्शन में, तो ये हुआ इसका डेविएशन डेल्टा। एंटी क्लॉकवाइज में बोलूंगा, डेल्टा इज एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री आपको गिवन है। ठीक, ये हो गया काम डेविएशन का। अब हमें तो चाहिए इन दोनों के बीच का एंगल आई और आर, मतलब नॉर्मल बनेगा यहाँ कहीं, दिस इज द नॉर्मल, तो ये होगा आई, ये होगा आर। तो आई प्लस आर यहाँ पे अपने को कितना मिल रहा है? ये मिल रहा है 120 डिग्रीज, क्योंकि टोटल एंगल जो है वो 180 है, 180 माइनस 60 करेंगे तो 120 इधर बचेगा। तो यहाँ से आपको आई मिला और आर मिला 60 डिग्री, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं, हाफ हाफ दोनों हो जाएगा। तो आई और आर 60 डिग्री इस बार है आपके पास। तो जो पहले 45 डिग्री था, अब वो मिल रहा है अपने को 60 डिग्री। यहां से अपन बोल सकते हैं कि अब आप जो पैराबोला बनाएंगे उसके हिसाब से अब स्लोप कितना आना चाहिए। तो आप जो टेंजेंट बना रहे हैं वो टेंजेंट बनती है कुछ ऐसी, ये टेंजेंट हो जाएगी, ये इसका नॉर्मल हो जाएगा। जो रे आई है, रे इस तरफ है, 60 पे आ रही है, 60 पे जा रही है। ठीक है, अगर ये 60 है तो हमें पता है कि ये जो एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा, तो ये जो स्लोप बन रहा है वो 30 डिग्री के करस्पॉन्डिंग बनेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इस बार जो टेन थीटा आ रहा है वो 1030 डिग्री है, स्लोप इज 1030। तो dy बाई डी एक्स इज 1030 इज 1/√3। dy बाई डी एक्स अभी आपने कैलकुलेट किया था 1/2y के बराबर, दिस इज 1/2y इक्वल टू 1/√3। यहाँ से आपको y मिलेगा √3/2। और अगर इसको आप x में रखते हैं, इस इक्वेशन में रखते हैं जो कि दे रखी है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो यहाँ से आपको x मिलेगा 3/4 के बराबर। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको स्लोप निकाल के करने हैं। स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आई और आर निकालना पड़ेगा, वहां से आप ज्योमेट्री से स्लोप देखेंगे। ठीक है बात? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चंस। बात करते हैं प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन की। तो हमारा रिफ्लेक्शन में जो नया टॉपिक शुरू हो रहा है वो है प्लेन मिरर। ठीक है, इसके बाद हम स्फेरिकल मिरर पे भी जाएंगे, पर फिलहाल प्लेन मिरर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं इससे।
ओके, तो प्लेन मिरर क्या कह रहा है भाई? प्लेन मिरर मतलब एक स्ट्रेट मिरर होगा, ऐसा कोई इसमें कर्व नहीं होगा, ऐसा एक स्ट्रेट मिरर है। एक तरफ इस पे रिफ्लेक्टिंग कोटिंग की गई होगी और दूसरी सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो सकता है, ऐसा है। अब इसके लिए अगर ऑब्जेक्ट यहाँ बना हुआ है, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इमेज इसकी कहाँ बनेगी, इमेज कैसे बनाए, सबसे पहली बात तो कैसे इमेज बनती है? जो यहाँ से रेज गई, इस ऑब्जेक्ट से जो रेज निकली, भाई हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं? उससे जो रेज हमारी आंखों तक पहुंच पा रही है, हम उससे उसकी वजह से उसको देख पा रहे हैं, है ना? तो इससे जो रेज निकली, वो मान लीजिए आप यहाँ है, ये आपकी आंख है, यहाँ पे एक बड़ी सी आंख बना देता हूँ, इससे आपकी आंख है इधर, ठीक है? इतनी बड़ी आंख बनाई है ताकि अपन आराम से समझ सके। हाँ, तो अब जो रेज आपकी आंखों तक पहुंचेंगी, आप वो सारी चीजें देख पाएंगे, ऐसा हिसाब है। अब इस ऑब्जेक्ट से जो रेज निकलेंगी वो हर डायरेक्शन में निकलेंगी, ठीक है? तो हर डायरेक्शन में मतलब कुछ रेज तो डायरेक्ट आंखों तक पहुंचेगी इस तरीके से और कुछ रेज जो हैं वो मिरर पे गिरेंगी उस डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ पे देखो, रेज तो इनफाइनाइट निकलती हैं, पर अपने को डायग्राम बनाने के लिए 2 से 3 रेज ही चाहिए होती है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं होती। रेज तो हर डायरेक्शन में निकल रही है, इनफाइनाइट रेज है भाई। इससे जो रेज निकलेंगे इधर उधर उधर हर डायरेक्शन में है। लेकिन जब हमें डायग्राम देखना है कि ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, तो हम 2-3 रेंज से रे डायग्राम बना सकते हैं, ज्योमेट्री से हम उसको चेक कर सकते हैं। तो इसलिए हम सारी रेज ना बना के कुछ रेज यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है? तो ये जो रेज अब मिरर पे गिरी हैं, वो रिफ्लेक्ट होंगी यहाँ से ऑब्वियसली, क्योंकि मिरर जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है। और रिफ्लेक्ट कैसे होती हैं? तो भाई जो नॉर्मल है, नॉर्मल से सेम एंगल पे वापस जाएंगी। तो ये जो रेज जाएंगी वो किस डायरेक्शन में जाएंगी? इधर से आई थी, इधर ही वापस जाएंगी इस डायरेक्शन में। तो ये एंगल अगर थीटा 2 था, तो जिस एंगल पे गई वापस वो भी थीटा 2 है। ये एंगल अगर थीटा 1 था, तो ये एंगल भी थीटा 1 होगा। ये हम पढ़ चुके हैं अभी तक। I = R, नॉर्मल से दोनों का एंगल सेम बनेगा, इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड का। अगर मैं इनको पीछे की तरफ मिलाऊं, तो देखो किधर मिलती हैं ये। मैंने इनको जस्ट एक्सटेंड किया कि अगर ये पीछे जाती तो किस तरफ से आती, है ना? ये जो रेज आंखों तक पहुंच पा रही हैं, अगर मैं इनको पीछे तक मिलाता हूं, तो मैं देखता हूं कि ये कहाँ से आती हुई दिख रही हैं। तो ये यहां से आती हुई दिख रही हैं। इसे बोला जाता है इमेज। इमेज कौन सा वो पॉइंट है जहां से वो रेज आती हुई दिखती हैं? एक्चुअली तो वहां से कोई रेज नहीं आ रही, आप देख पा रहे हो जो भी लाइट रेज हैं वो मिरर के लेफ्ट साइड के पोर्शन में है, वहीं से रिफ्लेक्ट हो गई, उधर चली गई। लेकिन आंख अगर देख रही है, तो ये जो रेज इसको मिल रही है यहाँ तक आती हुई, वो क्या देखेगी? क्या वो रेज यहाँ से आ रही है, ऐसा इसको समझ में आएगा? यस। ऐसे ही जो ये रेस तक पहुंच रही है, क्या इसको लगेगा कि ये रे यहाँ से इस तक पहुंच रही है? Yes. और जब रेज इस तक पहुंच रही है, तो वो देखेगी कि अच्छा, इमेज यहाँ कहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से रे मेरे तक पहुंच पा रही है, या ये रे मुझ तक पहुंच पा रही है। ओके, तो अब अगर इसका ध्यान से देखें, तो ये इमेज जहां बन रही है, वो एंगल अगर देखा जाए, तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर ये वाला एंगल थीटा 1 है, दिस एंगल इज थीटा 1, तो ये रे यहाँ से आ रही है, तो ये एंगल भी थीटा 1 होना चाहिए। ऐसे अगर ये एंगल थीटा 2 है, तो ये जो रे यहाँ से आ रही है, ये एंगल भी थीटा 2 होना चाहिए। ध्यान से अगर देखें, तो दिस एंगल इज थीटा 1, नीचे एंगल इज थीटा 2। ये जो बन रहे हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बन रहे हैं। देखिए, एक ट्राइंगल ये बन रहा है, और दूसरा ट्राइंगल आप अगर ये वाला देखें, या आप ट्राइंगल बड़ा वाला देख लें, ये और ये वाला देख लें, तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बनते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स बनते हैं। यहां से हम कह सकते हैं कि भाई इनकी जो डिस्टेंसेस हैं, ये डिस्टेंसेस हमेशा इक्वल रहने वाली हैं। कौन सी डिस्टेंसेस? जो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर, जैसे मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। जहां से हमें ये बात समझ में आती है इन ट्राइंगल्स को सॉल्व करके। तो हमें इतना नहीं जाना है, हमें ट्राइंगल सॉल्व नहीं करने, पर हमें ये बात समझ में आनी चाहिए, जो इसका रिजल्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एक प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से हमारे सामने आता है, ठीक है? इसको आप इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत हमारे नहीं है। तो हम लिखेंगे इसका रिजल्ट, रिजल्ट इज डिस्टेंस ऑफ
object from the mirror is equal to distance of image from the mirror। मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लेन मिरर के लिए, इसे ध्यान रखना है। क्लियर है बात? तो अब हमेशा अपन इमेज प्लॉटिंग के लिए इतना सब तो नहीं करने वाले कि एक मिरर दे रखा है, एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, आपसे पूछा गया बताइए इसकी इमेज कहाँ बननी चाहिए, तो हमेशा हम ये सब तो नहीं करने वाले इतनी सारी रेस बना के। तो क्या करेंगे वो सीखते हैं। तो इमेज प्लॉटिंग हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा इमेज प्लॉटिंग फॉर प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर के सामने अगर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ दिख रहा है तो पूछा गया बताइए उसकी इमेज कहाँ बनेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो ये कि जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहेगी, और डिस्टेंस जो होती है वो नॉर्मल डायरेक्शन में है। देखिए यहाँ भी हमने जो डिस्टेंस ली है ये नॉर्मल टू द मिरर ली है ना, डिस्टेंस हर कहीं नहीं ली, नॉर्मल टू द मिरर ली है। तो पहली बात तो हमें मिरर का नॉर्मल बनाना पड़ेगा और उस पर डिस्टेंसेस देखनी पड़ेंगी। तो जो सबसे पहला काम हमें इमेज प्लॉटिंग में करना है वो करना है ड्रॉप अ परपेंडिकुलर on the mirror and extend it on the back side। क्या किया, अगर एक मिरर आपको दे रखा है यहाँ पे ऐसा, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है सामने, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये करना है कि आपको इस ऑब्जेक्ट से एक परपेंडिकुलर मिरर पे ड्रॉप करना है और उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करना है। ये सबसे पहला काम हो गया। ठीक, ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप किया और उससे पीछे की तरफ एक्सटेंड किया। अब कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है कि वहां मिरर जो होता है वो ऑब्जेक्ट के लेंथ पे नहीं होता। जैसे ऐसा एक मिरर आपको दे दिया यहाँ पे और ऑब्जेक्ट आपको दे दिया यहाँ पे, ठीक है। अब कैसे हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें? भाई जो हम लाइन बनाएंगे ये तो परपेंडिकुलर होगा नहीं, इस पे परपेंडिकुलर तो इसी डायरेक्शन में होगा। तो हमें क्या करना है, इस बार मिरर को ऐसे वर्चुअली एक्सटेंड कर दो और उसके बाद परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये हमें करना है। तो अगर मिरर वहां तक नहीं है जहां परपेंडिकुलर गिर रहा है तो आप मिरर को भी एक्सटेंड कर दीजिए, उसके बाद परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए। ये बात क्लियर है? तो अब लिख लीजिए, अगर मिरर नहीं है तो मिरर को एक्सटेंड कर लो और फिर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। ठीक बात, अगर मिरर नहीं है तो मिरर को एक्सटेंड करो और फिर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। तो ये तो क्या आपका पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट सीधा सीधा वही, डिस्टेंस को हमें इक्वल करना है। तो यूज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। ठीक है, ऐसा आपको यूज करना है। तो अगर ये डिस्टेंस यहाँ पे आपको डी दे रखी थी तो हमें पता है पीछे भी डी डिस्टेंस पे इमेज बनेगी, तो हम यहाँ पे आराम से इमेज बना सकते हैं। अगर ये डिस्टेंस आपकी डी है तो ये डिस्टेंस भी डी हो जाएगी और यहाँ इमेज बनाई जा सकती है। ठीक है, पर ये बात समझ में आई ना कि आपको जो डिस्टेंस लेनी है वो नॉर्मल पे लेनी है, हर कहीं नहीं। आपको मान लीजिए ये डिस्टेंस अगर दे रखी होती, जैसे आपको ये डिस्टेंस गिवन होती आर, तो आप इसका ये कंपोनेंट लेते और ये डिस्टेंस फाइनली कैलकुलेट करते, तो ये डिस्टेंस निकालने के बाद आप पीछे इमेज बना सकते हैं। तो डिस्टेंस हमेशा अलोंग द नॉर्मल ली जाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कुछ हम क्वेश्चंस देखते हैं जल्दी से कि हम कैसे इनको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है ऐसा कि आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इस तरीके से। जो मिरर आपको दे रखा है वो यहाँ से 30 डिग्री के एंगल पे दे रखा है। ये एक मिरर है यहाँ पे ऐसा, जो कि 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रहा है विद एक्स एक्सिस। ओके, आपको बोला गया कि जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ रखा हुआ है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, और ये आपको डिस्टेंस दे रखी है 2 मीटर्स की। ओके, आपसे पूछा गया बताइए इसकी इमेज कहाँ बनेगी। क्या क्वेश्चन है, बताइए इसकी इमेज कहाँ बनेगी। उस इमेज का कोऑर्डिनेट आपसे पूछ सकते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज।
बताइए कैसे बताएं। तो सबसे पहला काम परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। अगर इस मिरर पे परपेंडिकुलर बनेगा तो वो कुछ ऐसा बनेगा। परपेंडिकुलर को पीछे की तरफ एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड कर दिया इस तरीके से। और हमें पता है कि जो डिस्टेंस है वो इक्वल होनी चाहिए। तो अगर ये डिस्टेंस डी है तो ये डिस्टेंस भी डी होनी चाहिए। इमेज यहाँ कहीं बनेगी। ये बात तो हमें समझ में आती है। ठीक है, अब कैसे देखें उसको हम। तो भाई हम बता सकते हैं कि इसकी जो टोटल एंगल बन रहा है वो एंगल कितना बनना चाहिए। जो इमेज बनेगी उसके लिए अगर मैं यहां से देखूं तो क्या ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि डिस्टेंसेस इक्वल हैं। आप ट्राइंगल अगर सिमिलर करते हैं तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो वो एंगल भी 30 डिग्री होगा। इस बात पे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए ये एंगल 90, ये एंगल 90। एक ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए दो एंगल एक डिस्टेंस काफी होती है। तो दोनों, या तो दो डिस्टेंसेस ले लीजिए या दो एंगल, कैसा भी आप कर सकते हैं। तो एंगल 90 पता है, डिस्टेंसेस इक्वल पता है, तो ये भी 30 डिग्री होना चाहिए इस तरफ। और अगर वो 30 डिग्री है तो चीजें आसान हो गई। अब तो कैसे हो गई? अभी आपके पास ट्राइंगल बन रहा है कुछ ऐसा। मैं पूरा अगर बड़ा ट्राइंगल बनाऊं इमेज वाला, तो ऐसा ट्राइंगल है जहां पे ये एंगल है 60 डिग्री और ये है 2 मीटर्स। ठीक है, आपको जो निकालना है वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं इस तरीके से। तो ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है। ओके, तो क्या लिखा जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट अगर मैं इसका लिखूंगा तो मैं लिखूंगा इसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 2 cos 60 डिग्री क्योंकि ये भी 2 मीटर्स होगा। और y लिखा जाएगा 2 sin 60 डिग्री इस तरीके से। ठीक है, तो ये डिस्टेंस भी आपको 2 मीटर्स मिलेगी ज्योमेट्री से। और आप कह सकते हैं कि ये इस तरीके से लिखे जाएंगे। ये आपको दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए। क्लियर है बात? तो पूरी की पूरी ज्योमेट्री आपको इसमें यूज करनी है। जिसकी ज्योमेट्री अच्छी है वो ये क्वेश्चन कर पाएंगे आसानी से। जिसकी ज्योमेट्री अच्छी नहीं है उनको थोड़ी दिक्कत होने वाली है। तो ज्यादा अच्छा होगा कि आप पहले ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें, उसके बाद आप ऑप्टिक्स पढ़ना शुरू करें, क्योंकि पूरी ऑप्टिक्स में ज्योमेट्री बहुत सारी जगह यूज होने वाली है। ठीक है चलिए, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी है? बताइए कितनी आएगी। आपको यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालनी है, ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है। तो भैया आप सारे एंगल 60 डिग्री बन रहे हैं यहाँ पे, आप देख लीजिए, है ना। ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, दोनों का जो ये बीच का एंगल है वो 60 डिग्री है। तो ये अगर 60 डिग्री है तो बाकी एंगल भी 60 डिग्री बन रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं करना चाहते आप तो ये ट्राइंगल देख सकते हैं। दिस इज 2 मीटर्स, दिस एंगल इज 30 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री है। तो हम इस छोटे ट्राइंगल के लिए डी निकाल सकते हैं। ये कितना आएगा? 2 sin 30 डिग्री। ये मिलेगा आपको। डी विल बी इक्वल टू 2 sin 30 डिग्री। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 2d, मतलब 2 टाइम्स 2 sin 30 डिग्री। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज आप लिख सकते हैं distance between object and image is equal to 2d, which is 2 times 2 sin 30 डिग्री। sin 30 कितना होता है? हाफ। तो आपका आंसर मिलेगा 2 मीटर्स। तो ये जो लेंथ मिल रही है ये भी 2 मीटर्स के बराबर मिल रही है। क्लियर है? ऐसे आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया, चलिए इसके बारे में देखिए। बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं ऐसा, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। इस बार जो मिरर दे रखा है वो यहाँ पे है। दिस इज द मिरर एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री। ऐसा गिवन है। जो ऑब्जेक्ट दे रखा है वो यहाँ पे है -2, 0 पे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ओके, अब पूछा गया बताइए इसके इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यार जो मिरर है वो परपेंडिकुलर के हिसाब से है नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर जो ड्रॉप होगा वो होगा इस डायरेक्शन में। मिरर यहाँ तक पहुंच नहीं रहा, तो मिरर मिरर नहीं पहुंच रहा तो मिरर को एक्सटेंड करो सबसे पहले। सबसे पहले आपने मिरर को एक्सटेंड किया, उसके बाद इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ये यहाँ तक पहुंचेगा ऐसा कुछ। ठीक है,
जो इमेज बननी चाहिए वो इमेज बनेगी यहाँ कहीं, क्योंकि ये जो डिस्टेंस होना चाहिए डी, वो डिस्टेंस ये होना चाहिए और ये आना चाहिए सेम। कितना आएगा? तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे? एंगल 45 डिग्री आपको दे रखा है। अगर मैं डिस्टेंस देखूं तो क्या क्या मिल रहा है, ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। दो एंगल 90 डिग्री है, दो एंगल 45 डिग्री है, मतलब डिस्टेंसेस जो है वो इक्वल होनी चाहिए। ये डिस्टेंस इक्वल है डी और डी, तो मतलब ये जितनी लेंथ है, यहाँ जितनी लेंथ है वही लेंथ ये भी होनी चाहिए। दो अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो ये लेंथ तो इनके दोनों के लिए कॉमन होगी। ये एंगल 45, ये एंगल 45 कॉमन हो गया, ये 90, ये 90 कॉमन हो गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हो गए। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है वो भी ये डिस्टेंस के इक्वल होनी चाहिए। और अगर ऐसा है तो ये कोऑर्डिनेट आएगा माइनस या 0, -2, क्योंकि ये y डिस्टेंस है, तो 0, -2 ये डिस्टेंस आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट मिलने वाला है। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल से आप इसे ऐसा आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एक ट्रायंगल आपके पास ये है, दूसरा ट्रायंगल आपके पास ये है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, उससे बता सकते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट आएगा 0, -2 आने वाला है। ठीक, पक्की बात। तो आप ये काम एक बात लिख सकते हैं कि जब ये मिरर का एंगल 45 डिग्री होता है ना, इफ मिरर एंगल इज 45 डिग्री एट ओरिजिन, ओरिजिन से क्रॉस हो रहा है मिरर, तो हम बोलेंगे कि जो y कोऑर्डिनेट है या जो हॉरिजॉन्टल है वो वर्टिकल हो जाएगा और जो वर्टिकल है वो हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल चेंजेस टू वर्टिकल और वर्टिकल चेंजेस टू हॉरिजॉन्टल, ऐसा हम बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट का ये हुआ ना, जो -2, 0 था ये हो गया अब -2 और ये हो गया अब 0, ऐसा चेंज हो गया ना। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में चेंज हो गया, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में चेंज हो गया अगर 45 डिग्री पे मिरर है एट द ओरिजिन, तो ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके लिए अगर अभी तक पॉइंट ऑब्जेक्टिव एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, अगर ये मिरर है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए कैसे बनाओगे? ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है ऐसा, ये ऑब्जेक्ट है, इसका पॉइंट ए है, इसका पॉइंट बी है, इसके लिए आपको पूछा गया इमेज बताइए कैसी बनेगी। तो सीधा सा हिसाब है, मैं इन दोनों पॉइंट्स की इमेज बना देता हूँ, उन दोनों को मिला लूंगा तो पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी। तो इसकी से परपेंडिकुलर जो ड्रॉप किया वो ऐसा होगा, इससे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा वो कुछ ऐसा जाएगा। इसकी डिस्टेंस अगर D1 है तो इधर भी D1 डिस्टेंस पे पॉइंट बनाना पड़ेगा मुझे, ए पॉइंट यहाँ बनेगा। ये डिस्टेंस अगर D2 है तो इधर से D2 डिस्टेंस पे पॉइंट बनेगा बी, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी कुछ ऐसी, ए डैश बी डैश, इमेज पे मैं हाइफन लगा देता हूँ, ए डैश बी डैश ऐसा बन जाएगा। क्लियर है बात? पक्की बात। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए इमेज बनाना भी कोई मुश्किल बात नहीं है, दो पॉइंट्स ले लीजिए, दोनों पॉइंट्स की इमेज बना लीजिए, उन दोनों को मिला दीजिए, उससे आपको एक्सटेंडेड इमेज बन जाएगी। अब वैसे ही अगर इंक्लाइंड मिरर आपको दे रखा होता, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था, वैसा अगर एक मिरर दे रखा है, इस बार मिरर इस डायरेक्शन में है, ये एंगल आपको 45 डिग्री दे रखा है, ये इसका साइड है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आपने रखा हुआ है ए बी, ऐसा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, इसके लिए पूछा गया बताइए इमेज किधर बनेगी। तो सीधा सा हिसाब है भाई, इसको आप जब एक्सटेंड करेंगे, जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो परपेंडिकुलर आएंगे ऐसे। तो इस बार जो इमेज बन रही है वो देखिए, ए की इमेज यहाँ बन रही है, बी की इमेज यहाँ बन रही है, इमेज ऐसी बन जाएगी, दिस विल बी ए डैश, दिस विल बी बी डैश, ये इमेज आपकी बनेगी। पक्की बात, कोई दिक्कत वाली बात इसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको हो सकता है डायग्राम देखने में आपको डिस्टेंस अलग अलग दिख रही हो, क्योंकि अपन एंगल एक्चुअली मेजर करके नहीं ले रहे। ये एंगल 45 एग्जैक्ट अगर लें अपन स्केल से और कोन से ढंग से बनाएं तो आपको डिस्टेंसेस भी बराबर ही मिलने वाली हैं। यहाँ पर रफ डायग्राम बना रहे हैं इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, ऐसा ऐसा नहीं है, पूरा एक ही लाइन है ये, और डिस्टेंसेस भी ये दोनों इक्वली आने वाली हैं अगर आप इसको ढंग से स्केल से बनाएंगे तो। क्लियर? इस पे एक क्वेश्चन और बनता है, क्वेश्चन ऐसा बनता है कि एक घड़ी आपको दे रखी है, एक क्लॉक है, इसमें आपको भाई हमें पता है कि इसमें टाइम इस तरीके से होता है, पूछा गया कि इसमें अगर इस टाइम है 3:40:45, तो पूछा गया कि अगर इसको मैं मिरर में देखूं तो टाइम कितना दिखेगा मुझे, टाइम इन द मिरर कितना दिखेगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि जो इन्वर्ट यहाँ पे जो इमेजेस बन रही हैं वो सारी इन्वर्टेड बन रही हैं, है ना। ये अगर ऐसी थी
तो इस बार ये ऐसी बनने लगी। तो इसके हिसाब से जो घड़ी में कांटे हैं उसके हिसाब से भी इमेज अलग बनेगी। तो सबसे जो बड़ा इसमें जो सुई होती है वो किसकी होती है? सेकंड की होती है, उससे छोटी मिनट की, उससे छोटी आवर वाली। उसके हिसाब से यहाँ भी अपने को देखना पड़ेगा। तो मिरर में कैसे देखें? तो एक तरीका तो ये होता है कि मैं एक पेपर लूं, पेपर पे ये डायग्राम ड्रॉ कर लूं पूरा एकदम अच्छे से, और उसके बाद इसको उल्टा करके देखूं। ठीक है, पेपर पे मैंने मेरी इस आर्म पे मैंने पूरा ये बना लिया डायग्राम घड़ी का, क्लॉक का। उसमें जो टाइम दे रखा है वो टाइम बना लिया मैंने, 3 आवर्स 40 मिनट्स और 45 सेकंड्स के हिसाब से वो टाइम बना लिया। अब मुझे क्योंकि मिरर में देखना है, मैं इसको उल्टा करके देख सकता हूँ। ऐसा जो पीछे से मुझे दिखेगा, एक पेपर पे बहुत डार्क बनाएंगे तो पीछे छपता है वैसा, तो वो पीछे जो छपा हुआ मैं देखूंगा उल्टा करके, तो वो जो टाइम दिखेगा इस उल्टी वाली पोजीशन पे, वो टाइम एक्चुअली मिरर वाला टाइम है, क्योंकि आपने उसको इन्वर्ट कर दिया है, लिटरली इन्वर्ट कर चुके हैं आप उसे। वही मिरर भी करता है। तो बस आई गेस अभी शायद आपको आवाज नहीं आई थी, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि टाइम इन द मिरर अगर मुझे देखना है तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये जो क्लॉक बनी हुई है, इस क्लॉक को मैं एक पेपर पे बनाऊं डार्क डार्क। अगर मैं इस पाम पे अपना बना रहा हूँ, यहाँ पे जो टाइम दे रखा है उसके हिसाब से मैंने उसमें तीनों कांटे भी बना दिए। अब मैं इसको इन्वर्ट करके पीछे से देखूंगा, जो पीछे छपा हुआ है ना उस पर देखूंगा, वहां जो मुझे टाइम दिखेगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि मिरर भी उसको इन्वर्ट ही कर रहा है ना। तो मैं इस पे बनाऊं और पढ़ूं पीछे की तरफ इस पे, ऐसा एक काम कर सकता हूँ। या दूसरा काम ये है कि मैं इस पूरे टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दूं 12 में से, मतलब 11, 59, 60 में से। 12 को लिखने का ये तरीका है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा सब्ट्रैक्ट करने के लिए। 11, 59, 60 में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं इसे, तो मुझे अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ सब्ट्रैक्ट अगर करूंगा तो कैसे करते हैं? 11, 59, 60 में से टाइम सब्ट्रैक्ट करना है 3, 40, 45। कितना मिलेगा? 15। इधर से मिलेगा 19, इधर से मिलेगा 8। तो एक्चुअली जो आपको टाइम मिरर में दिखेगा वो ये टाइम दिखेगा, टाइम इन द मिरर। 8:19 और 15 सेकंड ये आपको दिखने वाला है। क्लियर बात? तो ये क्वेश्चन बनते हैं इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लेन मिरर से। क्वेश्चंस ध्यान रखिएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बहुत बेसिक पे होते हैं, ज्योमेट्री पे बेस्ड होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस इनके लिए जरूरी है। बिना प्रैक्टिस के आप इन क्वेश्चंस को गलत कर ही देंगे, ये पक्का है। तो प्रैक्टिस कीजिए ऐसे क्वेश्चंस की, तो इसमें आप कोई भी रैंडम जगह पे एक ऑब्जेक्ट रखिए, कोई भी मिरर प्लेस कर दीजिए, उसके हिसाब से देखिए कि भाई इमेज कहाँ बननी चाहिए। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के सामने हो, पीछे से कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता। चलिए तो ठीक है, आज का वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बात करेंगे और आगे प्लेन मिरर की। बात करेंगे फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वेलोसिटीज कैसे डिपेंड करती हैं, ये सारी बातें। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो पूछिए।